वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड अराउंड 9 रूल्स जो हैं हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल 10 एंड रूल 10 की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ और ये पॉइंट रिलेटेड है कलेक्टिव नाउन से। दिस पॉइंट इज़ रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन। अब जो लोग नाउन पढ़ चुके हैं उन लोगों को तो क्लियर होगा ही कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन के नाम को, जब एक ग्रुप को नाम दिया जाता है उस नाउन को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। लाइक टीम, ज्यूरी, फैमिली, कमिटी एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ग्रुप्स के नाम, यानी कि कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन जो है एक ग्रुप का नाम है। अब ग्रुप में 100 लोग हों, 1500 लोग हों, 10 लोग हों, जितने भी लोग हों, लेकिन वो जो है वो 1500 लोग एक ग्रुप में एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। राइट, मैंने पहले भी बताया था। इसीलिए हम कलेक्टिव नाउन को क्या कंसीडर करते हैं? एज अ सिंगुलर नाउन। राइट, दिस इज़ द जनरल केस। जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सिंगुलर नाउन हम इसे कंसीडर करते हैं। तो नाउन सिंगुलर है तो कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब भी कैसे यूज़ होगी? सिंगुलर ही यूज़ होगी। राइट, ये पॉइंट आप लोगों को पता है। कलेक्टिव नाउन क्योंकि वो एक यूनिट की तरह बिहेव करता है तो वो एक सिंगुलर नाउन ही माना जाता है। अब इसका मैंने आप लोगों को एक एक्सेप्शन भी बताया था और वो एक्सेप्शन ये था कि जब भी एक कलेक्टिव नाउन बिहेव करता है डिवीज़न की तरह, यानी कि जब एक कलेक्टिव नाउन के साथ आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, डिवाइड, सेपरेट, या फिर उनमें कोई ऐसा एक्शन दिखाया जाता है जो उनको एक ग्रुप की तरह नहीं, सेपरेटेड इंडिविजुअली उनको पॉइंट आउट कर रहा है, तो उस वक्त हम उसे कलेक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि क्या है कलेक्टिव नाउन में? डिवीज़न। अब कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन नहीं रहा, एक ग्रुप नहीं रहा, अब उसमें डिवीज़न आ गई। जब डिवीज़न आ गई तो वो प्लूरल वर्ब हो गया, प्लूरल नाउन, वो एक प्लूरल नाउन हो गया। उस वक्त हम इसे प्लूरल कंसीडर करते हैं और वर्ब भी कैसी लगती है? प्लूरल ही लगती है। ठीक है, इसे क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कब कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है और कब कलेक्टिव नाउन को हमें यूज़ करना है प्लूरल फॉर्म में। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूँ, द हर्ड ऑफ काउस इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, द ज्यूरी टेक्स द डिसीजन। सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस 3, द ज्यूरी इज और आर डिवाइडेड इन their decision। तो देखिए गाइस, 3 सेंटेंसेस जो हैं हमारे पास हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में करेक्टिव नाउन क्या है? हर्ड ऑफ काउस। हर्ड ऑफ काउस, काउस के झुंड को हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें काउस को कंसीडर नहीं करना है। अगर सिर्फ सेंटेंस इतना होता ना, इस सेंटेंस को हटा दो और ऐसा होता काउस इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो उस वक्त आप अकॉर्डिंगली काउस यूज़ करते और क्या यूज़ करते? आर को यूज़ करते। अब यहाँ पर काउस का कलेक्शन का नाम बताया गया है, उसके कलेक्टिव नाउन दिया गया है। क्या दिया गया है? हर्ड ऑफ काउस। अब जब कलेक्टिव नाउन दिया गया है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया है, वर्ब शुड बी सिंगुलर। द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि यहाँ पे काउस की बात नहीं की गई है, काउस के झुंड की बात की गई है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द ज्यूरी टेक्स द डिसीजन। ज्यूरी ने डिसीजन लिया। ठीक है, ज्यूरी डिसीजन लेती है। अब ज्यूरी हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ जजेस को। ज्यूरी का काम क्या है? डिसीजन लेना, क्योंकि ग्रुप ऑफ जजेस हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? डिसीजन लेने के लिए। राइट, अब डिसीजन लेना ज्यूरी का काम है और वो वही एक्शन कर रही है। डिसीजन लेना काम है, यूनिट बन के उन्होंने डिसीजन लिया। उस वक्त ज्यूरी क्या होगी? सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म में SES यूज़ करते हैं, तो वी विल चूज टेक्स। राइट,
नाउ इन द थर्ड सेंटेंस, द ज्यूरी इज और ऑल डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। अब सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को सेकंड पॉइंट भी, इसका एक्सेप्शन भी मैंने बताया कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन में बात आती है डिवीजन की, जब उसमें एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, अब वो ग्रुप जो है वो डिवाइड हो चुका है। अब क्या ज्यूरी को मैं यूनिट मान सकती हूँ? अगर ज्यूरी में 10 लोग हैं, 2 लोग अलग फैसला ले रहे हैं, 8 लोग अलग फैसला ले रहे हैं, तो क्या वो यूनिट की तरह बिहेव कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि वो अपने डिसीजन में जो एक्शन के लिए वो ग्रुप बना है वो उसी में डिवाइड हो चुकी है, तो वो एक यूनिट नहीं रही। यूनिट नहीं रही तो हम इस सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे प्लूरल। प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, तो ज्यूरी की जगह ज्यूरीज भी कर देते हैं। तो ये चीज़ मैंने नाउन में भी क्लियर की है कि ज्यूरी का प्लूरल भी ज्यूरी ही होता है। डिपेंड करता है आप उसको कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हो या फिर डिवाइड कर कर यूज़ कर रहे हो। फाइन गाइज, तो ये था रूल नंबर 10 रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन्स। अब करते हैं नेक्स्ट रूल, रूल 11। अब रूल 11 है एक वर्ड से जो है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब तो आप सभी लोगों को पता है, राइट? सो नेक्स्ट रूल 11, अब एक वर्ड है परसेंटेज। अब बात ये है कि जब ये वर्ड किसी भी नाउन के साथ लगे, चाहे वो नाउन प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कैसा भी नाउन हो, जब ये वर्ड लगा है तो हम वर्ब कैसे चूज़ करेंगे? वर्ब शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। ठीक है, एक सेंटेंस दूंगी, आप रीड करोगे, आपको रीड करते ही समझ आ जाएगा। मैं कुछ ऐसा लिखूं, द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज लो। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा, द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज लो। इज और आर, चलो ऑप्शंस ले लेते हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट्स है तो कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग आर का चूज़ कर लेंगे, राइट? आर चूज़ कर लोगे क्योंकि कैंडिडेट्स के साथ आर लगा है। लेकिन यहाँ पर हमें ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पर कैंडिडेट्स की बात नहीं की गई है। किसकी बात की गई है? परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स की। तो जब किसी भी नाउन के साथ ये वर्ड यूज़ हुआ है, वर्ब शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। हमें इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही वर्ब का चूज़ करना है, वर्ब को चूज़ करना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? The percentage of successful candidates is low. ठीक है guys, so this is the rule related to percentage word. Next rule, rule 12. अब guys rule 12 related है कुछ phrases से, कुछ words से, जिनके साथ हम एक particular verb का इस्तेमाल करते हैं। वो verbs कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वो words कौन कौन से हैं, जैसे कि if अगर, as if, as though, wish, in case, etc. अब बात आती है जब सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं। ऐसे वर्ड्स का हम इस्तेमाल कब करते हैं गाइज? ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को सपोज करते हैं, किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं या फिर किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं। मतलब वो एक्चुअल में है नहीं, हम वैसा होने की बात करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं वैसा करने की, राइट? बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? अगर ऐसा होता तो, सपोज ऐसा होता तो, है ना? इसीलिए तो इफ़, एज इफ़, एज दो, विश, इन केस, ऐसे वर्ड्स जब एक सेंटेंस में दिए गए हों तो आपका सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब चूज़ होती है, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब चूज़ होती है वो वर्ब एक कांस्टेंट वर्ब है जो है वर। हम इस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखिए। अगर मैं बोलूँ आई विश मैं एक पक्षी होती, मैं एक बर्ड होती, ठीक है? आई विश मैं एक बर्ड होती, तो मैं कैसा बोलूँगी? आई विश आई वॉज अ बर्ड। मैं एक बर्ड होती, क्या मैं कुछ ऐसा लिखूंगी? अब आप लोग में से कई लोग बोलेंगे कि यस मैम ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि आई है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ड तो लगा नहीं सकते तो वॉज ही लगाएंगे। लेकिन इन पर्टिकुलर सेंटेंस में देखें तो हम क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। वो एक्चुअल में है नहीं, हम वैसा होने की बात कर रहे हैं, है ना? सपोजिशन कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें वॉज का यूज़ नहीं करना, वहाँ पर हमें वर का यूज़ करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, इफ़ आई वॉज और वर
rich, I would help the poor. अगर मैं अमीर होती, अगर मैं रिच होती तो मैं गरीबों की मदद करती, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिखा। अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ इफ़, यानी कि अगर होती तो करती, मतलब हूँ नहीं, है ना, मतलब क्या हो रही है, इमेजिनेशन हो रही है। तो यहाँ पर भी मैं वर्ब कैसा चूज़ करूँगी, हमेशा वर, यहाँ पे एम आर जैसे वर्ब्स भी नहीं लगते। एक कांस्टेंट वर्ब है जिसका आप यूज़ करते हो इन वर्ड्स के साथ, और वो है वर। ठीक है गाइस, तो ये था रूल। नेक्स्ट रूल अब जो हमें करना है वो है रूल नंबर 13। अब रूल नंबर 13 जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ से है, जिन सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं हम, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे पहले तो आप ये पूछेंगे कि मैम अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं क्या। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर आप किसी को ब्लेस करते हो, मैंने पहले भी बताया था, किसी को कर्स करते हो, किसी के लिए दुआ करते हो, है ना, उन सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा बोलते भी हैं, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, किसी को ब्लेस कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, है ना। तो इन सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब जब भी बात आती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, डजंट मैटर सब्जेक्ट कैसा है कैसा नहीं, इन सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज़ होती है वो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर यूज़ होती है, सॉरी सिंगुलर नहीं, प्लूरल यूज़ होती है। वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ होती है। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए गॉड, अब गॉड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर नाउन है। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा ब्लेसेस यू, क्योंकि मुझे पता है जब नाउन सिंगुलर होता है उसके साथ मैं एस या ई एस का यूज़ करती हूँ, है ना। मुझे लिखना हो रिया ब्लेसेस अमन, रिया ने अमन को ब्लेस किया, रिया अमन को ब्लेस करती है। तो यहाँ पर मैंने रिया के लिए क्या लिखा, ई एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का यूज़ किया, ये मैंने पॉइंट बताया था। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस था तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल रहता है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे। लॉन्ग लिव और लिव्स द किंग। जल्दी से बताइए यहाँ पे लिव होना चाहिए या फिर लिव्स। अब यहाँ पे भी क्या है, तुम किसी किंग के लिए दुआ कर रहे हो, किंग को ब्लेसिंग दे रहे हो कि तुम लंबी उम्र जियो, है ना, कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है। तो ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें पता है वर्ब जो है वो प्लूरल ही रहती है, तो इसीलिए हम लिव चूज़ करेंगे, लिव्स का यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत जनरल से सेंटेंसेस हैं जो आप जनरली भी यूज़ करते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम वर्ब ऐसी क्यों लगा रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के साथ वर्ब प्लूरल ही रहती है। ठीक है गाइस, अब करेंगे रूल नंबर 14। अब रूल नंबर 14 जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है देखते हैं। रूल नंबर 14 जो हमें करना है वो है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये प्रॉक्सिमिटी क्या है ना। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस। ठीक है, नियरनेस का मतलब आप सभी लोग समझते हैं करीब, पास में, है ना। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में क्या है, देखिए मैंने आपको बोला कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके आगे जो वर्ब है वैसे ही हमने वर्ब लगानी है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, ये हमने जनरल केस पढ़ा था, राइट। अब एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है कि देखिए क्या होता है कि हम लोग कई बार क्या कर रहे हैं, जनरली वर्ब जो नियरर सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब चूज़ कर रहे हैं, है ना। तो नियरर जो सब्जेक्ट है हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब चूज़ नहीं किया जाता। हमें सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है कि मेन सब्जेक्ट, मेन एक्शन करने वाला कौन है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या चूज़ करना है, वर्ब चूज़ करना है। इसीलिए हमें अवॉइड करना है, यहाँ अवॉइड लिख लीजिए, अवॉइड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस का एरर हमें अवॉइड करना है कि हमेशा सब्जेक्ट के पास वाला वर्ब ही उस सब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं होता, वो कुछ और के लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि मैं पॉइंट क्या कह रही हूँ आप लोगों को। देखूँ
द प्राइस ऑफ न्यू मोबाइल्स आर वेरी हाई, कि जो नए मोबाइल आ रहे हैं उनकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, न्यू मोबाइल्स। अब यहाँ पर जल्दी से सेंटेंस रीड कीजिए कि क्या कोई एरर दिख रहा है आप लोगों को। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, मोबाइल्स, है ना। अब मोबाइल्स हमने सब्जेक्ट मान लिया और उसके आगे हमने मोबाइल्स के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगा दी, आर, है ना, यही किया हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल बात क्या हो रही है, प्राइस की बात हो रही है। जैसे मैंने एक परसेंटेज वाला सेंटेंस आप लोगों को करवाया था कि जब परसेंटेज दिया तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, दैट वुड बी टेकन एज द मेन सब्जेक्ट, यही बताया था मैंने आप लोगों को। तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ बात मोबाइल की नहीं हो रही है, मोबाइल के प्राइस की हो रही है ना। तो ये सब्जेक्ट रहेगा, नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब चूज़ नहीं करना है, यानी कि अवॉइड करना है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज़ होगा, इस, ठीक है। आई होप आपको कैसे अवॉइड करना है प्रॉक्सिमिटी का एरर ये क्लियर हो गया होगा। अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, रूल 15। अब मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि एडजेक्टिव्स हम किन्हें कहते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, है ना, क्वालिफाइंग वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं। अब जब आर्टिकल द का यूज़ हो, एक सेंटेंस फॉर्मेशन बता रही हूँ, ठीक है, आर्टिकल द है, उसके साथ कोई भी एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, यानी कोई भी एक क्वालिटी वर्ड, तो उस वक्त उस नाउन उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे, उसे हम कंसीडर करते हैं एक नाउन की तरह, और वो नाउन कैसा, प्लूरल, क्योंकि ये नाउन जो है ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को रेफ़र करता है। अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, चलिए देखते हैं मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा लिख दूँ द, और एक एडजेक्टिव लगा दूँ, लेट्स से रिच, ठीक है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, एडजेक्टिव है, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, द यंग, द पुअर, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स मैं लिख दूँ, द रिच, द यंग, द पुअर, ये सारे वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स देखे जाएं तो ये एडजेक्टिव्स ही हैं, द ओल्ड, है ना। अब जब मैंने बोला एक रिच बोलूँ तो रिच तो मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बोल सकती हूँ, पुअर, यंग मैं किसी एक पर्सन को ही बोल सकती हूँ। लेकिन जब मैं बोलूँ द रिच, अब ये द रिच जो है ये प्लूरल क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को रेफ़र कर रहा है। द रिच मतलब द रिच पीपल, अमीर लोग, द यंग मतलब द यंग पीपल, द पुअर मतलब द पुअर पीपल, द ओल्ड मतलब द ओल्ड पीपल। समझ रहे हैं आप बात, ये पूरी कम्युनिटी को रेफ़र करते हैं ये वर्ड जब हम इनके साथ द का यूज़ कर देते हैं। अब ये पूरी कम्युनिटी को रेफ़र कर रहा है तो दैट मीन्स वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ, कुछ ऐसा लिख दूँ, द रिच इज़ और आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, कुछ ऐसा सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब हमें पता है, अगर हमें पता हो कि द रिच जो है ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को रेफ़र कर रहा है, द रिच का मतलब क्या है, द रिच पीपल, अमीर लोग। अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते। अब वो क्या यूज़ करेंगे, लोगों के लिए आप क्या यूज़ करोगे, प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब क्या होगा, आर, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, दैट वुड बी द करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है गाइज। सो दिस वॉज द रूल नंबर 15। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट रूल, that is rule number 16. रूल 16, ठीक है गाइस। अब रूल 16 की बात की जाए तो कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स जो प्लूरल होते हैं लेकिन प्लूरल फॉर्म में लिखे भी जाते हैं, यानी कि काउंटिंग में बात करें तो वो ज़्यादा होते हैं तो प्लूरल हुए, लेकिन हम उनको एक सेंटेंस में सिंगुलर कंसीडर करते हुए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जनरली वो कैसे होते हैं कि कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स को हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर, ठीक है। बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स जो डिस्टेंस बताएं, ठीक है, या फिर बताएं हमें वेट, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट बताएं, कुछ ऐसे वर्ड्स को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। बहुत सिंपल है, एग्जांपल देखोगे समझ आ जाएगा। मैं कुछ ऐसा लिखूं, 20 miles is or are not a long distance,
20 माइल्स कुछ ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगी, 20 माइल्स आर या 20 माइल्स इज़। अब हमें पता है 20 है, माइल्स है, 20 माइल्स है, तो ऑब्वियसली एक प्लूरल सब्जेक्ट ही होगा। लेकिन वर्ब मैं इसके साथ सिंगुलर चूज़ करूँगी। क्यों चूज़ करूँगी? क्योंकि ऐसे वर्ड्स के हम कंसीडर करते हैं एक सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में ही। हिंदी में भी जब हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली भी हम बोलते हैं 20 मील का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, हम ऐसे तो नहीं बोलते। डिस्टेंस तो वही है, एक ही चीज़ है, चाहे जितना भी ज़्यादा है तो डिस्टेंस ही, तो इसीलिए हम उसको सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है गाइस। तो जब भी ऐसे वर्ड्स हो हम उनको सिंगुलर फॉर्म में ही कंसीडर करेंगे। जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, लेट्स से 5 किलोग्राम्स is or are not a heavy weight for me, ठीक है। 5 किलो जो है वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा हैवी वेट नहीं है। अब मैं क्या बोलूँगी, 5 किलोग्राम्स है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसे चूज़ करूँगी, इज़ या आर। यहाँ पर मैं वर्ब चूज़ करूँगी ऑब्वियसली सिंगुलर। जैसे कि हमने पढ़ा, इन वर्ड्स के साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके लिए आपको प्रोनाउंस याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को प्रोनाउंस याद होंगे। टॉपिक्स तो हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पर पीछे वाले टॉपिक्स जो हैं वो भूलते मत जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल 17, ठीक है। रूल 17 है रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटेड प्रोनाउन कौन कौन से, हु एंड विच। हु एंड विच हमें पता है हम हु का यूज़ कब करते हैं, लिविंग्स के लिए, जब वो एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर रहे हो। विच का यूज़ मैंने आप लोगों को बताया था, चॉइस के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो हु और विच रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ हम जब इनसे पहले, बेसिकली इनसे पहले जो भी एक सब्जेक्ट लगा है हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हु और विच एक सेंटेंस में एज रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ हुए होते हैं तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे उस वर्ड के अकॉर्डिंग जो हु या विच से इमीडिएटली बिफोर है। इमीडिएटली बिफोर से आपको कुछ याद आया होगा, मैंने आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउंस में बताया था एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी कि जो उससे पहले वर्ड दिया गया है वो वाला वर्ड, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं, मैं कुछ ऐसा लिखूँ, ही इज़ नॉट one of those people who behaves like a child। वो उन लोगों में से नहीं है जो एक बच्चे की तरह बिहेव करें, है ना। अब जल्दी से देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु। अब इस हु का एंटीसीडेंट यानी कि इससे पहले लगा हुआ जो नाउन है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पीपल। यानी कि हमें जो वर्ब चूज़ करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड लगा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब चूज़ करेंगे। तो जल्दी से बताइए, मैंने यहाँ लिखा है बिहेव्स, पीपल के साथ बिहेव्स वर्ब सही है या नहीं। तो यहाँ पर गाइज हम लोगों को क्या चूज़ करना है, बिहेव, ना कि बिहेव्स, क्योंकि हमें पता है पीपल जो है वो एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, राइट। अब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगता जब भी एक सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पीपल हु बिहेव लाइक अ चाइल्ड। सो दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमें करना है एक लास्ट रूल 18। अब रूल 18 है एक फ्रेज से जो है मोर दैन वन। तो कभी भी सेंटेंस में मोर देन वन का इस्तेमाल किया गया हो तो आपको वही रूल अप्लाई करना है जो रूल आपने अप्लाई किया था मैनी, ए और एन के केस में। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैनी, ए एंड एन से रिलेटेड एक रूल करवाया था, राइट। वही रूल जो है वो आप लोगों को अप्लाई करना है जब भी सेंटेंस में मोर देन वन का यूज़ किया गया होगा। यानी कि चाहे ही नाउन दिया हो, चाहे ही प्रोनाउन दिया हो और उनका वर्ब दिया गया हो, ये सब के सब क्या होंगे, सिंगुलर, जब भी मोर देन वन, मैनी, ए एंड जो है सेंटेंस में यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ऐसा लिखूं,
more than one men are against me, एक से ज़्यादा आदमी मेरे अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो मोर देन वन मैन अगेंस्ट मी, अब हमें पता है जब भी सेंटेंस में मोर देन वन फ्रेज का यूज़ हुआ है, हमारा वर्ब, नाउन, प्रोनाउन सबके सब सिंगुलर होने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन का यूज़ हुआ है, लेकिन मेन जो है वो एक प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे मेन की जगह क्या होना चाहिए, मैन। अब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो मैन की जगह क्या होना चाहिए, इज़। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मोर देन वन मैन इज़ अगेंस्ट मी। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग बोलेंगे ये एक से ज़्यादा की बात हो रही है ना, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो हम सिंगुलर क्यों रख रहे हैं। दिस इज़ द पॉइंट कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, उन्होंने स्पेसिफाई कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए हम लोग हमेशा इसे सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, चाहे मैनी है मैन हो। अब मैनी है मैनी एंड की बात करें तो वो भी, मैनी भी तो ज़्यादा की बात करता है, लेकिन वो ज़्यादा में से एक को पॉइंट आउट कर रहा है, इसीलिए हम इनको सिंगुलर ही रखते हैं। तो मैनी ए या एन हो, मोर देन वन हो, हम हमेशा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सिंगुलर रखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ख़त्म होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग कुछ सेंटेंस करेक्शंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें आप लोग वर्ब के पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं उसके बेसिस पर भी कुछ सेंटेंसेस करेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पर भी हम लोग कुछ सेंटेंस करेक्शन करेंगे। तब तक आप ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपको सेंटेंस एरर्स जो हैं वो आप लोग ईजिली खुद से ही फाइंड आउट कर पाएँ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।